वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th में फिजिक्स का अगला पार्ट। अगले पार्ट में देखो हम क्या लिखेंगे, हेडिंग डालना, टीवें सेकंड में चली गई दूरी। टीवें सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, टीवें सेकंड में चली गई दूरी। तो यदि आपको क्या दिया हो, आपको प्रारंभिक वेग दिया हो और क्या बोल दे, कह दे कि त्वरण आपका क्या है, स्थिर है, तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी। तो लिखिएगा यदि वस्तु का त्वरण ए कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब स्थिर हो, तथा प्रारंभिक वेग u हो, प्रारंभिक वेग u हो, तो वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी, वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी। टी सेकंड में चली गई दूरी को मैं क्या लिख रहा हूं, एस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर हुआ। हमें किस में चाहिए था बेटा, टीवें सेकंड में, लेकिन ये किस में है, टी सेकंड में है। ध्यान से समझना, अंतर बहुत बड़ा है। हमें चाहिए किस में, टीवें सेकंड में। ये किस सेकंड में है, ये टी सेकंड में है। बात समझ रहे हो, यानी कि हमें चाहिए यदि पांचवें सेकंड में, तो ये किस में है, ये 5 सेकंड में है। अंतर अभी बहुत है। इसके लिए क्या करेंगे, टी सेकंड में निकालने के लिए कि हम क्या करते हैं कि जो वस्तु द्वारा अब क्या करेंगे कि t प्लस 1 सेकेंड में चली गई दूरी निकाल लें। ठीक है ना, तो लिखिएगा वस्तु द्वारा t प्लस 1 सेकेंड में चली गई दूरी, सेकेंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, इसको लिखेंगे s सफिक्स में t प्लस 1। ठीक है, ये क्या बता रहा है, s t प्लस 1 मतलब t प्लस 1 सेकेंड में चली गई दूरी। यानी कि यहां पर अभी समय t बराबर कितना था, t था, यहां पर समय t बराबर कितना हो जाएगा, t प्लस 1। तो यानी कि हम वैल्यू रख देंगे u, t की जगह पे t प्लस का 1 प्लस का हाफ a t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं। ठीक है, अब हमें किस में चाहिए बेटा, हमें तो चाहिए टीवें सेकंड में। तो ये किस सेकंड में आ गई, ये टी सेकंड में आ गई, ये टी प्लस 1 सेकंड में आ गई। तो हमें 1 सेकंड में यदि चाहिए तो हम उसका अंतर निकाल लेंगे ना। तो इसका और इसका क्या कर देंगे, समीकरण इसको 1 मान लो, मान लिया, इसको समीकरण आप 2 मान लो। तो आपका टीवें सेकंड में क्या आ जाएगा, आ जाएगी दूरी, टीवें सेकंड में क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो लिखिएगा टीवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, एस टी बराबर एस टी एथ। ठीक है, ये टीवें सेकंड में है, ठीक है, बराबर एस टी प्लस का 1 माइनस एस टी। क्लियर हो गया। समीकरण 2 में 1 को क्या कर दोगे, आप घटा दोगे। क्लियर हुआ। तो समीकरण देखो, अब यहां से मैं घटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। तो एस टी एच जो आएगा वो कितना आएगा बेटा,
पहले t प्लस 1 में से घटाना है, यानी कि मैं u का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ut प्लस का u, और प्लस का इधर से डायरेक्ट किए दे रहा हूं, हाफ a, एक टी स्क्वायर हो गया प्लस का हाफ इंटू a, यही होगा, और प्लस का 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर एक ही होता है, तो मल्टीप्लाई करो या जो कुछ करो वो एक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा 2t, तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a इंटू 2t, हाँ तो 2 कट जाएगा, भी काट देंगे, ये हो गया, माइनस का ut और माइनस का हाफ a t स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा बेटा, यहां से देखो तो ये ut प्लस में है और ये क्या है, ये माइनस में है, दोनों क्या हो गए, कट गए, एक माइनस में और एक प्लस में क्या हो गया बेटा, कट गए, क्लियर, इधर माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये इधर क्या है प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों क्या हो गए, कट गए, ठीक है, तो यहां से देखो तो एस टी एच मतलब टीवें सेकंड में जो दूरी आपने चली वो कितनी चली है, ये बेटा u तो केवल एक है ना, तो u प्लस का कितना हो गया बेटा, ये यहां से हाफ है और यहां से तो कम, इसको हटा दें क्या 80, तो हाफ a प्लस का 80, यही बचा, बाकी सब कुछ लिख गया ना, यानी कि अब मैं इसको ध्यान से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं, एस टी एच बराबर u प्लस का, मैं यहां से आपका a कॉमन ले लूं, नहीं मैं हाफ कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले लूं, हाफ a कॉमन ले लिया, a/2 मैंने क्या कर लिया बेटा, कॉमन ले लिया, तो अंदर तो एक, इसके लिए तो एक बचा, 1 प्लस का यहां पे कितना बचेगा बेटा 2t, क्या बचेगा भाई 2t, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना चाहिए, तो कितना बचा 2t, क्योंकि a तो एक मल्टीप्लाई हो गया, a का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2at डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 80 मिल गया ना, ये आपका क्या हो गया, 3वें सेकंड में चली गई दूरी आ गई, ये आपकी क्या आ गई, 3वें सेकंड में चली गई दूरी आपकी आ गई, बेसिकली क्लियर है, छाप लो, लिख गया, छप गया पूरा, हटा दे, चलो चलो ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, गुरुत्वीय क्षेत्र में गति, क्या लिखना है, गुरुत्वीय क्षेत्र में गति, क्लियर, इसको क्या लिख सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो ये गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब कभी तो पढ़ा होगा ना थोड़ा सा, गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब स्मॉल जी, कभी थोड़ा सा हल्का फुल्का लग रहा है ना, हाई स्कूल में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो बस अभी के लिए उतना ही, बाकी तो ये पूरा चैप्टर आपका एक डिटेल में है, वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है।
बाकी ये लगभग आपका जो छठा चैप्टर है ग्रेविटेशन है ना, छठा या सातवां, वहां पर इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बेसिकली यहां पर देख लेते हैं कि क्या मोशन होता है। क्लियर? तो यहां से आपको जितनी आपकी इक्वेशन है, जितनी आपकी क्या है इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, लिखोगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर बल लगता है और यह बल वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इन वस्तुओं पर त्वरण कार्य करता है, वस्तुओं पर त्वरण कार्य करता है। क्या कार्य करता है? त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। बात समझ में आई? यह त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो आपने दो चीजें देखी होंगी। अच्छा, पहले ये भी देख लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जी का जो मान होता है वो कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो अलग की बात है, लेकिन यदि क्वेश्चन में ये वैल्यू दे दिया है तो हम जी का मान यही यूज करेंगे। जनरली क्या करता है कि क्वेश्चन में जी का मान 9.8 या 10 मान लेता है। ठीक है, तो वो एक अलग की बात है, लेकिन होता कितना है रियलिटी में? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, अब आपने देखा होगा कि वस्तुओं को या तो क्या होती है कि नीचे से ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे गिराया जाता है। दो चीजें होती हैं, यही तो होता है। या तो आप वस्तुओं को क्या करते हो? नीचे से ऊपर फेंकते हो या ऊपर से नीचे डालते हो। तो ध्यान से समझना, जब आप जो है किसी वस्तु को, यदि वस्तु जो है आपकी ऊपर से नीचे आती है, लिखिएगा, जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तब A बराबर प्लस जी रखते हैं। क्या रखते हैं? मतलब जो हमें समीकरण मिले थे ना, गति के समीकरण, b बराबर u प्लस का at, ये सब सारी चीजें, तो वहां पर यदि वस्तु कहां से आती हो? ऊपर से नीचे आती है, तब हम क्या रखते हैं? a बराबर प्लस जी रखते हैं। रीजन क्या है बेटा प्लस जी रखने का? क्योंकि देखो, पृथ्वी किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंको तो पृथ्वी क्या करती है? उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आकर्षित करती है तो क्या होता है? उस पर एक त्वरण कार्य करता है। और जब आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो पृथ्वी भी आकर्षित कर रही है। ठीक है, और जो त्वरण है, त्वरण की दिशा पृथ्वी की आकर्षण की दिशा होती है। तो आपको क्या हो रहा है? आपने फेंका
तो वस्तु का वेग भी उसी डायरेक्शन में है और पृथ्वी भी उसी की ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, सेम। तो इस वजह से दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, इस वजह से ए का मान क्या रख दिया है हमने, प्लस जी। तो यहां पर जितने भी आपने समीकरण पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जितने भी समीकरण पढ़े थे, अब क्योंकि आप ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं तो यहां पर एस की जगह पर क्या रखेंगे, ये हाइट, क्या रखेंगे, हाइट। एच क्या है, हाइट है, मतलब कि ऊंचाई है। भाई कोई चीज आप ऊंचाई से ही तो ऊंचाई पर फेंकेंगे या ऊंचाई से फेंकेंगे, यही होगा। तो यहां पर अभी आपने कौन सा समीकरण पढ़ा था, b बराबर u प्लस का at पढ़ा था ना, तो a की जगह पर बेटा क्या रखना है, g, gt। क्लियर। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस का हाफ at। तो अब आप यहां पर सीधे नहीं चल रहे हैं, कहां पर चल रहे हैं, ऊंचाई में, तो क्या हो जाएगा, s की जगह पर h। h बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ut प्लस का हाफ, a की जगह पे gt स्क्वायर। क्लियर। थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2gh। क्लियर। ये तो किसके लिए है, जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो गति के समीकरण अब कुछ ऐसे बन जाएंगे। क्लियर है। यदि क्या हो जाता है कि जब वस्तु नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जाती है तब a बराबर माइनस जी रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, a बराबर माइनस जी। बात समझ में आ गई कि जब आप कहां से जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो बेटा आप नीचे से ऊपर तो जा रहे हो, अच्छी बात है, तो नीचे से ऊपर गए तो क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, अब समीकरण क्या बन जाएंगे, u माइनस का gt, फिर क्या बनेगा बेटा, h बराबर माइनस का हाफ gt स्क्वायर। क्लियर। थर्ड क्या बनेगा बेटा, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2g। अच्छा माइनस जी क्यों रखे हैं बेटा, देखो हम नीचे से क्या कर रहे हैं, उसे ऊपर की ओर गति दे रहे हैं, और पृथ्वी क्या कर रही है, उसे नीचे की ओर। देखो होता क्या है कि ये पत्थर रहा, इस पत्थर को हम ऊपर फेंकना चाहते हैं किसी वेलोसिटी से, तो गया ये, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है, इसे नीचे की ओर खींच रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इस वजह से माइनस छाप लो, आगे बढ़। चलिए ग्राफ देखते हैं, फिर ग्राफ, हेडिंग डालो ग्राफ। पहला हम क्या देखेंगे, समय और विस्थापन के बीच का ग्राफ देखेंगे, समय और विस्थापन के बीच का। या विस्थापन समय, विस्थापन वर्सेस समय, विस्थापन समय ग्राफ। y एक्सिस पे हमें क्या रखना है, विस्थापन रखना है, t पर हमें क्या रखना बेटा, समय रखना। x एक्सिस पर हमें क्या रखना है, समय, y एक्सिस पर आपको विस्थापन रखना है। ठीक है। यदि आपसे यहां पर कह दे कि आपको एक ग्राफ बनाना है जिसका वेग क्या है बेटा, शून्य है, क्या कह दे, वेग शून्य, तो ग्राफ बेटा कैसा बनेगा, थोड़ा सा समझो। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय ना। वेग की परिभाषा मैंने क्या लिखवाया है, परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहे। तो बेटा यहां से बताओ मैं क्या कह रहा हूं, वेग शून्य है, यानी कि विस्थापन परिवर्तित नहीं हो रहा है, समय चाहे कुछ भी हो जाए,
ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, उसके लिए देखो कुछ ये वाला ग्राफ दिखेगा, सीधी रेखा। विस्थापन आपका यदि मान के चलो कि यहाँ पे 5 है, 5 मीटर है, तो हर जगह पर विस्थापन देखो समय बढ़ रहा है इधर, इस तरफ क्या है, यदि मैं इधर 0 कर दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इधर आप बढ़ते जा रहे हो तो ये आपका समय क्या है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन विस्थापन देखो ना, तो विस्थापन तो उसी लाइन पर चिपका हुआ है, यानी कि वेग क्या हो गया बेटा, शून्य। क्यों शून्य हो गया, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन ही नहीं है। तो यदि आपको कहीं ऐसा ग्राफ दिख जाए तो आप आंख मूंद के कह दोगे कि ये कैसा है, यह इस पर जो वेग है वो क्या है, शून्य है। तो लिख लो वेग शून्य होगा, इस ग्राफ के लिए वेग क्या होगा बेटा, वेग शून्य होगा। हो गया। अब देखो दूसरा भी इसी के ग्राफ हम देख रहे हैं। पहला तो हो गया शून्य वेग का, दूसरा भी इसी का ग्राफ है, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। ये समय है t बेटा, और ये इधर है आपका विस्थापन, y एक्सिस पे क्या है बेटा, विस्थापन है। क्लियर। अब यहां से यदि आपका कोई ग्राफ ऐसे दिया है, कैसे दिया है, ऐसे दिया है, तो आप क्या बताओगे कि ये कौन सा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, यानी कि यदि आपका ग्राफ कैसा है, सीधी रेखा में, कैसा है, सीधी रेखा में, तो यहां से देखो तो थीटा जो है आप किसी के लिए भी निकालोगे तो थीटा क्या होगा, हर एक के लिए सेम रहेगा, यानी कि थीटा सेम रहेगा, यानी कि आपका क्या सेम है, त्वरण सेम है, त्वरण क्या है, बराबर है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, इस ग्राफ से आपको क्या पता चला कि त्वरण क्या है, त्वरण कांस्टेंट है, नियतांक है, नियत है, जो भी लिखना चाहो, त्वरण कैसा है, कांस्टेंट है बेटा। और दूसरी चीज क्या पता चली, वेलोसिटी तो आपकी बढ़ रही है, क्या हो रही है, वेलोसिटी तो आपका वेग क्या हो, बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। भाई देखो ना, वेग विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये लाइन देखो तो ऊपर चढ़ती जा रही है, और ऊपर चढ़ने का मतलब वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, विस्थापन में परिवर्तन बढ़ रहा है, यानी कि वेग बढ़ रहा है। यानी कि यहां पर क्या लिखोगे, वेग एक समान दर से क्या हो रहा है, एक समान दर से बढ़ रहा है। क्लियर। एक ग्राफ और देखें, चलो देखते हैं। एक कोई ग्राफ ये रहा तीसरा, ये इधर आपका क्या है बेटा, विस्थापन, और ये इधर क्या है बेटा, समय। क्लियर है। एक क्या है बेटा, y एक्सिस पे विस्थापन, ये इधर क्या है, समय। यदि ध्यान से देखो तो ये ग्राफ अब कुछ ऐसा दे दिया है, मान के चलो, इसका मतलब क्या है, यदि ग्राफ कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो आप क्या बताओगे कि ये कैसा है, यदि आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखे तो आप क्या बताओगे, मेरे को बताओ, क्या बताओगे हैं? यहां पर देखो ना, इसका हर जगह पर स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा। देखो यहां से यदि आप इस पॉइंट के लिए, ये θ1 इधर रहा, इस पॉइंट के लिए देखोगे तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी, तो इसके लिए θ2 चेंज हो रहा है, यानी कि स्लोप आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो इसके लिए जो तीसरे वाले के लिए मैं लिखूं तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि स्लोप बदल रहा है, स्लोप बदल रहा है। स्लोप बदल रहा है का मतलब क्या हुआ बेटा, त्वरण बदल रहा है। क्या बदल रहा है, अर्थात त्वरण बदल रहा है।
और जब त्वरण बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण परिवर्तन किसे कहते हैं, वेग की परिवर्तन को ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो वेग है वो भी क्या हो रहा है, परिवर्तित है। अब कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये एक समान दर से बढ़ रहा था, लेकिन ये वेग जो है असमान दर से बढ़ रहा है। वेग कैसे बढ़ रहा है, तो लिख लो, वेग असमान दर से बढ़ रहा है। हो गया, बना। चलो एक और देख लो, ये वाला दूसरा वाला बन गया, हटा दो दूसरा। चलो ये इधर आपका विस्थापन है, ये इधर आपका समय। अब कोई ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया है बेटा, तो क्या करोगे, यदि कोई ग्राफ आपको ऐसा दिए तो इसका मतलब क्या है, वेग क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है। यानी कि यदि आप देखो तो स्लोप कैसा है, निगेटिव है। स्लोप कैसा है, निगेटिव है। इसके पहला वाला जो दूसरा ग्राफ था वहां पर स्लोप क्या था, पॉजिटिव था। तो यहां पर लिखो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। वहां पर लिख लेना स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप यहां पर क्या है, निगेटिव है। हाँ, स्लोप निगेटिव है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, स्लोप निगेटिव मतलब कि यहां पर त्वरण ना होकर के, त्वरण एक समान ना होकर के कैसा है, त्वरण नहीं है, क्या है, मंदन है। यहां पर क्या है बेटा, मंदन है। मंदन एक समान है, कैसा है, एक समान है। यानी कि यहां पर मंदन एक समान हो रहा है, यानी कि वेग क्या होगा, घटेगा। तो वेग एक समान दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। वेग एक समान दर से घट रहा है। छाप लो, लिखिएगा। दूसरा अब है वेग तथा समय का ग्राफ, वेग समय ग्राफ। बताओ बेटा, ये आपका क्या हो गया, वेग हो गया, ठीक है, वेलोसिटी। ये इधर आपका क्या हो गया बेटा, समय हो गया। और ये आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है। छी छी, कितना गंदा बना देते हैं सर। बताओ इसका क्या मतलब है, वेग बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। थीटा यहां पर क्या है, ध्यान से देखो तो कांस्टेंट है ना। वेग बढ़ रहा है समय के साथ, यानी वेग में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि थीटा तो यहां पर कांस्टेंट है, तो त्वरण एक समान दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि त्वरण कैसा है, एक समान है। यहां पर ऐसा क्या है, त्वरण, वेग एक समान दर से बढ़ रहा है। इसके लिए वेग क्या हो रहा है, एक समान दर से बढ़ रहा है, यानी कि त्वरण क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। भाई थीटा यहां से देखो, आप यहां से थीटा मापो, ये इधर से हुई थीटा। भाई चाहे जिधर से आप एंगल नापो, एंगल तो हर जगह क्या आएगा, बराबर आएगा ना इसके लिए। यानी कि त्वरण क्या हो गया, कांस्टेंट। त्वरण कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस ग्राफ के लिए त्वरण तो आपका कांस्टेंट है। त्वरण जो एक मतलब इसके लिए जितना आया था 2 मीटर पर सेकंड, तो हर जगह पर त्वरण क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड रहेगा। लेकिन वेग क्या है, एक समान रेट से बढ़ रहा है। तो लिख लो, वेग एक समान दर से क्या हो रहा है, एक समान दर से बढ़ रहा है।
त्वरण ठीक, त्वरण कांस्टेंट, त्वरण क्या है बेटा? कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर बताना ये वाला ग्राफ किसको बता रहा है? ये वाला ग्राफ किसको बता रहा है बेटा, बताओ? वेग स्थिर है, समय के साथ बढ़ नहीं रहा, यानी कि त्वरण यहाँ पर क्या हो गया बेटा? शून्य, क्योंकि इस त्वरण के लिए क्या होना चाहिए? वेग बढ़ना चाहिए। यहाँ पर तो त्वरण बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब वेग तो बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन, त्वरण क्या हो गया यहाँ पर? त्वरण शून्य हो गया। क्लियर? कुछ और? अच्छा, तीसरा ग्राफ बना रहे हैं शायद कुछ, ये रहा तीसरा ग्राफ। यदि देखोगे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड ग्राफ देखो, ये वेग, ये समय, ये आपका ग्राफ कुछ बना दें। ये क्या बता रहा है? तीसरा ग्राफ क्या बता रहा है? स्लोप हर बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी त्वरण परिवर्तित त्वरण है, एक समान नहीं है, क्योंकि वेग परिवर्तित हो रहा है, ये दिख रहा है ग्राफ में, दिख रहा है ना कि वेग क्या हो रहा है? समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि परिवर्तित हो रहा है। लेकिन वेग जो है ऐसा नहीं है कि एक समान दर से बढ़ रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, यानी स्लोप इसका क्या है? बराबर नहीं है, यानी स्लोप बराबर नहीं है, यानी कि क्या बराबर नहीं होगा? त्वरण बराबर नहीं होगा, त्वरण एक समान नहीं होगा। तो लिख लो, त्वरण परिवर्तित त्वरण रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। बन गया बेटा? अच्छा, यदि आपसे कह दे कि किसी समय तथा वेग के ग्राफ का स्लोप यानी प्रवणता ढाल शून्य है, क्या है? शून्य है, तो उसका त्वरण कितना होगा? यदि वेग और समय के ग्राफ का स्लोप यानी कि प्रवणता शून्य है, तो उसका त्वरण कितना होगा? शून्य। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वेग और समय का जो स्लोप होता है वही क्या देता है? त्वरण देता है। छापो, फिर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखिए, ये रहा एक जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इस मिनट की सुई के द्वारा चली गई हमें क्या बताना है? दूरी बताना है, विस्थापन बताना है, औसत चाल बताना है, औसत वेग बताना है। कब बताना है? कि जब यह मिनट की सुई चलती है, ठीक है। और औसत वेग बताना है यदि समय कह रहा है कि 7 बजे से कितना हो जाए? 7:15 हो जाए, और समय 7 बजे सुबह से कितना हो जाए? 7:30 शाम का समय हो जाए। तो देखो क्या होगा। कुछ है एनी आइडिया? थोड़ा सा भी कोई आइडिया नहीं है। देखो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझ लो कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है, हो जाएगा। चलो,
जब 7 बजा होगा तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो बेटा कहां पर रही होगी? 12 पर। ठीक है, फिर जब 7:15 हुआ होगा, जब 7:15 हुआ होगा बेटा, तो आपकी जो घड़ी की सुई है वो 3 के सामने आ गई होगी। यानी एंगल कितना बन गया बेटा? 90 डिग्री का। और ये क्या बन गया? ये आपका एक आर्क नहीं बना? बन गया बेटा ना? तो यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपका घड़ी पे 12 है और ये कितना है? घड़ी पे 3 है। यानी कि ये 5-5 मिनट की दूरी पर होते हैं, तो ये सब आपको पता है। यानी कि अब घड़ी में हमें किससे मतलब है? मिनट वाली सुई से मतलब है ना। तो अब ध्यान से सुनो कि जब आपका समय कितना होता है बेटा? समय आपका 7 बजकर सुबह से 7:15 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो यहां से ये मिनट की सुई चलना शुरू करती है और कहां पर आकर रुक जाती है? 7:15 पर, यानी 3 पर आकर रुक गई। तो यहां से देखो, और इसकी जो लंबाई कितना दे दिया बेटा? 4 सेंटीमीटर। ये कितना दे दिया बेटा? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हमें क्या बताना है? दूरी बताना है ना बेटा। तो दूरी आपका क्या पता है? दूरी किस पर निर्भर करती है बेटा? रास्ते पर निर्भर करती है। ये तो आपको पता है ना कि नहीं पता? पता है। दूरी किस पर निर्भर करती है बेटा? रास्ते पर निर्भर करती है। तो रास्ता तो ये आपको किस रास्ते से आई है? आर्क के रास्ते से आई है ना। आर्क से मतलब इस वाले मतलब एक तरीके से देखो तो वृत्त के चौथाई भाग से कितनी दूरी तय किया उसने? वृत्त का चौथाई भाग। अब वृत्त का यदि परिधि देखो तो कितनी होती है बेटा? 2πr। तो 2πr तो पूरी वृत्त की परिधि होती है। ये वृत्त का कैसा है? चौथाई भाग है। कैसा है? चौथाई भाग है। तो ये चौथाई भाग कितना तय करेगा? देखो, हाँ, वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा? वृत्त की परिधि बराबर बेटा कितना हो गया? 2πr। क्लियर है? 2πr होता है। तो आपको चौथाई वृत्त चाहिए ना, क्योंकि वृत्त की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? परिधि होती है। चौथाई वृत्त की परिधि कितना हो गया बेटा? 2πr/4। क्लियर? क्योंकि ये तो एक वृत्त का है, तो ये वृत्त के चौथाई भाग का आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया। चलो, तो यहां से ये एक तरीके से देखो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा πr/2। बहुत सही, πr/2। यहां पर देखो तो r बराबर बेटा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो दूरी कितनी हो गई बेटा? ये दूरी ही तो निकली है भाई। वृत्त की परिधि, जो वृत्त होता है, यदि उसको हम एक सिरे से काट लें और सीधा कर दें तो उसकी क्या आ जाती है? लंबाई। और वो लंबाई कितनी होती है? 2πr। तो वो 2πr हो गया। तो इसी तरीके से चौथाई वृत्त को जब खोल देंगे तो कितना लंबाई हो जाएगा? πr/2। तो यानी कि अब वही तो, इतनी ही तो दूरी तय किया है। तो यहां पर r की जगह पर क्या रख दोगे बेटा? 4। तो यहां पर लिखो दूरी बराबर कितना हो गया? ध्यान से, दूरी बराबर आपका हो गया πr की जगह पे 4/4। 2 सॉरी, कितना हो गया? 2। यानी कि कितना आ गया? 2π। क्या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। दूरी कितनी चल रही है बेटा? 2πr। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बता दो बेटा। विस्थापन किस बात पर निर्भर करता है? देखो बात समझो। दूरी आ गया ना, दूरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन बताओ बेटा। विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के बीच की मिनिमम दूरी। कितनी दूरी? मिनिमम दूरी। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की मिनिमम दूरी तो यही हो सकती है कि मैं यहां से एक सीधी रेखा खींच दूं, और ये इस सीधी रेखा का क्या हो जाएगा बेटा? कारण हो जाएगा। तो यानी कि विस्थापन में ये वाली दूरी, ये वाली
ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नहीं आया समझ में? ये 4 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है और ये 4 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। क्लियर है? यानी कि मैं इसको यदि ए कह लूं, ये बी कह लूं, ये सी कह लूं, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए सी बराबर हो जाएगा √16 प्लस 16 यानी 32। 32 मतलब कितना बाहर आ जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर आया बेटा। तो दूरी हो गया बेटा, और क्या हो गया बे, विस्थापन। क्या हो गया बेटा, विस्थापन। अब किस में आ जाते हैं बेटा, क्या पूछा है, औसत चाल। चाल का नाम लेते ही कौन पिक्चर में आ जाएगा, कूद के दूरी। कौन आएगा, दूरी। दूरी कूदेगा तो दूरी हमने कितना चला था, इतना। कितना दूरी चला था, 2 पाई, और बटा समय। 2 पाई दूरी चलने में कितना समय लगा उसे, 15 मिनट। 15 मिनट लगा ना। तो बस यहां से औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी चला बेटा, 2 पाई डिवाइडेड बाई समय कितना चला है, 15 मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन में जैसे भी दिया हुआ हम वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब बेटा, अब क्या बताना बेटा, औसत वेग। वेग का नाम सुनते ही कौन पिक्चर में आएगा, विस्थापन पिक्चर पे आ जाएगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है बेटा, 4√2 डिवाइडेड बाई 15 मिनट। समय तो वही लग रहा है ना, सेंटीमीटर पर मिनट। सेकंड कहां है बेटा, आसान था। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, लगाना है। कल बता दूंगा ये नहीं तो। चलो शुरू करें। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें से क्या बोला है, इसने कहा है कि डिफाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एवरेज स्पीड पूछा है, यानी कि औसत चाल ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य औसत चाल बताइए। क्या करना है, औसत चाल बताना है। तो बता, ये रहा पॉइंट आपका ए, क्या रहा ए, ये रहा पॉइंट बी। एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट बी रहा। इसने कहा कि कुछ दूरी यानी पॉइंट सी तक इसने कह दिया कि ये यहां से ए से लेके बी तक ये S1 है। कितनी दूरी है, S1 है। और यहां से यहां तक की दूरी S2 है। कितनी है, S2 है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं सी माने ले रहा हूं कि ए से लेके सी तक की दूरी कितनी है बेटा, S1 है। और सी से लेके बी तक की दूरी कितनी है, S2 है। कह रहा है कि S1 दूरी तय करने में इसे T1 समय लगता है। कितना समय लगता है, T1 समय लग रहा है। और इसके लिए इसको कितना समय लग रहा है, सी से लेके बी तक T2 समय लग रहा है। ठीक, क्वेश्चन समझ गया। अब आपका दूसरा है, इसी पर दूसरा क्वेश्चन। एक एक लाइन के हिसाब हो जाएंगे। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा पॉइंट सी। इसने कहा कि ए से लेके सी तक की दूरी S1 है। हाँ, कौन सी दिक्कत है, सी से लेके बी तक की दूरी S2 है। अब कह रहा है कि ये ए से लेके सी तक b मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बेटा कितने जा रहा है, B1 से। कितने से जा रहा है, B1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्या, किससे जा रहा है बेटा, B1 मीटर पर सेकंड से। और C से लेके B तक किससे जा रहा है, B2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। यहां पर भी आपको क्या बताना है, औसत चाल बताना है। कोई नहीं,
तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये ए, ये रहा बी, ये रहा सी। कह रहा है कि जब ए से सी तक आता है तो उसका वेग v1 रहता है। कितना रहता है बेटा? v1। जब ए से सी तक आता है तो उसका वेग v1 रहता है। और ये जो v1 जो वेग से जब चलता है तो ए से लेके सी तक की दूरी को कवर करने में कितना समय लगता है? t1 समय लगता है। कितना समय लगता है? t1। और जब C से लेके B तक आता है तो इसका वेग v2 रहता है और ये कितना समय लेता है? t2 समय लेता है। आपको क्या बताना है? औसत चाल बताना है। औसत चाल बराबर क्या पढ़ा है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहला वाला तो ऐसे ही दम तोड़ दिया, नहीं तोड़ दिया? औसत चाल v एवरेज बराबर पहला वाला दम तोड़ दिया, घुटने टेक दिया, क्योंकि दूरी तो दिया हुआ है ना। ये s क्या दिखा रहा है? दूरी को t क्या है? समय है। v क्या है? वेलोसिटी है। क्लियर? s क्या है? दूरी है। t क्या है? समय है। v क्या है? वेलोसिटी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? a से लेके b तक की s1 प्लस s2। तो कितना हो गया? s1 प्लस का डिवाइडेड बाई कुल समय। कितना समय लग रहा है? t1 प्लस का t2। पहला यहीं पर दम तोड़कर इसकी आत्मा को शांति दे भगवान। अब दूसरा क्वेश्चन करें बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, मतलब ऊपर वाला तो दे दिया, ऊपर वाला तो दे दिया, तो क्या लिख देंगे? s1 प्लस का s2 डिवाइडेड बाई क्या होता है? कुल समय। चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी दिया है बटा समय, दूरी बटे चाल। तो दूरी s1 बटे चाल v1 प्लस का s2 बटे v2। ये समय ना हो गया। क्लियर? इसकी भी भगवान आत्मा को शांति दे और इसको अपने चरणों में स्थान दे। नहीं, अभी नहीं लेना, जो क्वेश्चन में आएगा ना, क्वेश्चन में दे देगा कि ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये सॉरी ये कह देगा कि ये 50 मीटर है, ये कह देगा कि आपका 70 मीटर है, फिर ये कह देगा कि v1 आपकी जो जिस रफ्तार से चल रहा है, ये जो वेग है वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड है। तो आप वैल्यू पुट कर देना ना, खत्म बात, वहां से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब क्या होगा बेटा? अब ऊपर कितना आ जाएगा? चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां पर तो ये तो बेटा चाल है, ये क्या है? चाल है। ये क्या है? समय है। तो चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो ऊपर क्या आ जाएगा? v1 t1 प्लस का v2 t2। भाई ये तो इसके लिए s1 निकालो ना, कितना आएगा? v1 t1 प्लस का v2 t2। नहीं आया समझ में? आ गया। चलो बटा, अब क्या लगेगा बेटा? कुल समय। तो समय तो दिया ही हुआ है। अब हमारे आंसर आ गया। अब सब लोग क्या करेगा? डीजे लगा के नाच लेगा। तो आंसर तो हम लोग को आ गया। कोई दिक्कत? मजा आया? चलो अगला क्वेश्चन। अरे रुक जाओ भाई, एक क्वेश्चन और अभी थोड़ी ना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यात्रा के दौरान कोई वस्तु आधी दूरी, यात्रा के दौरान कोई वस्तु आधी दूरी v1 वेग से चलती है तथा आधी दूरी
v2 वेग से चलती है। क्या बताना है देख लेते हैं। डिफाइन एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल बताइए। औसत चाल बताइए, बताओ बेटा कैसे कर रहा है। देखो कुछ नहीं, पहले तो बना लो सॉल्यूशन। देखो क्या करोगे, यात्रा के दौरान हमें मान लिया कि हमें कहां से कहां तक जाना है बेटा, ए से लेके बी तक जाना है। उसने कहा है कि आधी दूरी, मतलब पूरी दूरी यदि s होगी तो आधी दूरी कितनी होगी, s/2। ये s/2। यहां से ये कह रहा है कि ये b1 वेग से जा रहा है, ये किससे जा रहा है, b2 से जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो आपका यहां से चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल v एवरेज बराबर कितना हो जाएगा बेटा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो कितना है s भाई, ये टोटल भाई ये s/2 और ये s/2, तो ये कितना हो जाएगा, कुल दूरी s बटा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे कितना है, s/2v1 प्लस का s/2v2। क्लियर, इट इज योर आंसर। ठीक है, यानी कि यदि और थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो क्या चला जाएगा, कुछ चला जाएगा क्या, s कॉमन ले लिया, काट दो, खेला खत्म इसका, ये मुक्ति पा गया। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, आ जाओ बेटा। तो अब यहां पर ये क्या आया है, ध्यान से देखोगे तो 1/2v1 प्लस का 1/2v2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2। क्लियर, ठीक है ना। तो यदि इसी तरीके से वो कह दे कि कोई अपनी यात्रा का 1/3 दूरी चलता है, b1 वेग से चलता है, दूसरी 1/3 उससे चलता है, b2 वेग से चलता है, तीसरी 1/3 किससे चलता है, b3 वेग से चलता है। तो उसके लिए यदि 3 भागों में बढ़ जाए ये दूरी, कितने भागों में बढ़ जाए, 3 भागों में, s/3 और ये s/3, ये v1 v2 v3। तो इसके लिए भी जब ये एवरेज v एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3। क्लियर, लगेगा कैसे, कॉन्सेप्ट पता चला, लगाना कैसे है, तरीका ये रहा। अब यदि कहीं आपको समय बचाना है, कुछ नहीं, समय ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट लगा दो, खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।